नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम कल के बाद जो हमने सेना की तरफ से जो ब्रीफिंग हुई थी उस पर बात करेंगे। हालांकि कल की रात कुछ मीडिया घराने जो हमेशा से हम उनको गोदी चैनल कहा करते हैं, उन्होंने तो अति कर दी, जाने क्या क्या भारत की जनता को बताना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद कब्जे में ले लिया, आधा पाकिस्तान ध्वस्त हो गया, इस तरह की तमाम खबरें सूत्रों के हवाले से। और हाँ, जनरल मुनीर को गिरफ़्तार कर लिया गया, इस तरह की तमाम चीज़ें। इन सब चीज़ों से होता क्या है मैं आपको बता दूं कि ये अफवाह टाइप खबरें होती हैं। सूत्रों ने कुछ कह दिया, वही जारी कर दिया। इससे किसी भी देश की सेना का मनोबल गिरने की पूरी कोशिश की जाती है, क्योंकि वहाँ कुछ हुआ नहीं, आप फर्जी खबरें दे रहे हैं, फर्जी बातें कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि तमाम देशों में जहाँ हमारे भारत के राजदूत हैं, वहाँ पर उन राजदूतों के सामने इंटरनेशनल प्रेस आती है, तो राजदूतों को, चूँकि वो इंटरनेशनल प्रेस इन गोदी मीडियाओं को भी देखती है, गोदी चैनलों को भी देखती है, तो वो वहाँ कहती है कि जनरल मुनीर को गिरफ़्तार कर लिया या इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, पाकिस्तान दो टुकड़े हुए, फला फला। ये जब सवाल आते हैं तो हमारे राजदूतों की वहाँ पर क्या स्थिति होती होगी, ये सबसे बड़ा एक धोखा देने वाली जो खबरें प्रसारित की जा रही हैं, उनका तो मतलब मैं किस किस चैनल का नाम लूँ। मैं सबसे ज़्यादा गंदा खेल तो जीटीवी ने खेला। यानी क्या क्या बोल रहा था रात को, हम भी सुन रहे थे। 4-5 लोगों को बैठा लिया और उन पैनल में उसमें से एक जो कह रहा है वही हाँ 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 वही हो रही है। देखिए, युद्ध हो रहा है या स्ट्राइक हो रही है, जो भी हो रहा है, आप शालीनता से पत्रकारिता करिए, कोई मना नहीं करता। ये सारी जो चीज़ें रात भर को चली थी, उनका सवेरे सेना ने एक ब्रीफ नोट जारी करके खंडन किया। कि खंडन भी क्या, उन्होंने अपनी स्थिति से अवगत कराया कि हमारा क्या हुआ। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि अब हम चलते हैं, सेना की जो शाम को ब्रीफिंग हुई है उसको हम दिखाते हैं कि असलियत में स्थिति भारत की तरफ से है क्या। भारत के जो प्रवक्ता हैं, सोफिया कुरैशी हैं, और कुमारी व्योम सिंह है, क्या नाम है उनका, सॉरी, विंग कमांडर हैं जो सिंह, उन्होंने बाकायदे सारी चीज़ों की ब्रीफिंग की है। वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि भारत की तरफ से क्या क्या बातें हुई हैं। तो अब हम चलते हैं उधर, सेना की जो ब्रीफिंग हो रही है उसमें वहाँ विदेश सचिव भी हैं और वो दोनों महिला प्रवक्ता भी हैं सेना की तरफ से, और वो सारी ब्रीफिंग कर रही हैं। तो चलते हैं, चलिए। Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh. With that, I hand over the floor for executive. ये पीआईबी के माध्यम से हम आपको ये ब्रीफिंग सुनवा रहे हैं। आप सबका स्वागत है। और मैं सबसे पहले सोफिया कुरैशी से आज तड़के सवेरे से हुई घटनाओं से थैंक यू सर। नमस्कार। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को सोफिया कुरैशी निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स
पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाईनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। Can you see this? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। Violations of Indian airspace along the entire western border with an intent to target military commander. infrastructure. Pakistan military also resorted to firing of Bharatiya Sena. heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and line of control, drone intrusions were attempted from Leh to Sar Creek at 36 locations with approximately 300 to 400 drones. Indian Armed Forces brought down a number of these drones using kinetic and non-kinetic means. The possible purpose of these large-scale area intrusions were to test the AD systems and gather intelligence. Forensic examination of the drone debris is being undertaken. Preliminary reports suggest them to be of Aziz Guard Songer drone of Turkey. Later in the night, an armed UAV of Pakistan attempted to target Bhatinda military station, which was detected and neutralized. In response to the Pakistani attack, armed drones were launched at 4 air defense sites in Pakistan. One of the drones was able to destroy an AD radar. Pakistan also carried out artillery shelling across the line of control using heavy caliber artillery guns and armed drones at Kandhar, Uri, Poonch, Mendhar, Rajouri, Akhnoor and Udhampur in Jammu and Kashmir area, which resulted in some losses and injuries to Indian Army personnel. Pakistan Army also suffered major losses in Indian retaliatory fire.
Additionally, Pakistan's irresponsible behavior again came to fore. Pakistan did not close its civil airspace despite it launching a failed unprovoked drone and missile attack on 7th May at 8:30 hours in the evening. Pakistan is using civil airliners as a shield, knowing fully well that its attack on India would elicit a swift air defense response. This is not safe for the unsuspecting civil airliners, including the international flights which were flying near IP between India and Pakistan. Thank you, Colonel Qureshi, Wing Commander Singh. विदेश सचिव, I have just a few points to share in addition. कल रात की पाकिस्तानी सेना की कायरतापूर्ण गतिविधियों से आपको कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने पहले ही अवगत करा दिया है. These provocative and escalatory actions that were taken by Pakistan last night were targeted at Indian cities and civilian infrastructure, in addition to some military targets. The Indian Armed Forces responded proportionately, adequately and responsibly. ये जो हमले हुए कल रात को भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए इन हरकतों का उत्तर दिया. What I want to underline is that the official and blatantly farcical denial of these attacks that Pakistan carried out by the Pakistani state machinery is yet another example of their duplicity and the new depths that they are plumbing in their quest for disinformation. The other point in the same vein is Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara. विदेश सचिव ने बिल्कुल साफ कर दिया कि कहीं भी हमने किसी भी रिलीजियस पॉइंट पर कोई हमला नहीं किया भारत की सेना ने. These attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous. जबकि ये बार-बार इस तरह की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान और इंटरनेशनल स्तर पर इस तरह के व्यूज फेंक रहा है कि हमारी जो धार्मिक स्थल हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं. Nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. It will not succeed. The Gurdwara in Punch in particular was attacked by Pakistan and जबकि हमारे यहाँ पुंछ में जो गुरुद्वारा है वहाँ पर पाकिस्तान के लोगों ने अटैक किया भारत वहाँ के रेंजर्स वगैरह. shared yesterday. टीवी पर आप इस हमले के चित्र देख सकते हैं. In addition, that we would attack our own cities is the kind of deranged fantasy that only the Pakistani state can come up with. Perhaps they do it because they are well versed in such action as their history would show. The last point I wanted to make this evening is again this disinformation that is coming from Pakistan about India targeting the Nankana Sahib Gurdwara through a drone attack. This is again yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign. As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. Again, we are not surprised. India's steadfast unity in itself is a challenge to Pakistan. Let me stop there. I have time only for a few questions and be happy to try and answer them. First, I call Siddharth, please. Hi, sir. It's Siddharth from Beyond. So this is Siddharth behind. The others, Yes, sir. Hi, sir. I'm Siddharth from CNN News 18. Sir, I only want to know from you the status of Kartarpur corridor. Is it open or not?
you can. I think you're all aware of the situation along the entire India-Pakistan border and the areas around the line of control. In view of the existing security scenario, the services of the Kartarpur Sahib corridor have been suspended till करतार further सिंह directions. कॉरिडोर We'll को update बंद you कर as दिया and गया when है there is a सिक्योरिटी change के in लिहाज the से। situation. विदेश सचिव ने कहा We have साफ question किया। here, Rishabh. So, good evening, Rishabh from Times Now. So, you spoke about religious places being hit in Jammu. There's another religious place which is Carmelite Nun church that has been hit. What do you have to say about it? If you can explain it. Yeah, actually, we do have some information about this extremely regrettable and condemnable incident during heavy shelling across the line of control in the early morning of 7th May. A shell fired from Pakistan landed just behind the Christ School run by the Carmelites of Mary Immaculate congregation in Puj. Tragically, the shell fired from Pakistan hit the home of 2 students of the Christ School. Both students unfortunately lost their lives and their parents were severely injured. Another Pakistani shell struck a Christian convent of nuns belonging to the congregation of the Mother of Carmel, damaging water tanks and destroying solar panel infrastructure. Several priests, nuns, school staff and local residents took refuge in an underground hall beneath the Christ School during the shelling by Pakistan. The school happened to be closed at the time, fortunately. Otherwise, more losses would have occurred. Again, we have seen the Pakistani side targeting and shelling places of worship with a particular design. This includes gurdwaras. कि उसकी पाकिस्तान में काफी तीखी प्रतिक्रिया भी आई और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से लेह से लेकर भुज तक पूरी बॉर्डर के ऊपर जो इन्वेजन था वो किया गया। मौजूदा सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज को लेकर और पाकिस्तान के अटेम्प्ट्स को लेकर आपका क्या असेसमेंट है? और दूसरा ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो अटेम्प्ट किया गया था उसका भारत ने अभी तक उस तरीके का कोई जवाब नहीं दिया गया है, तो क्या भारत इसका जवाब देगा जो कार्रवाई हुई है बीते 24 घंटों में? देखिए प्रणय, जहाँ तक इंडस वाटर्स ट्रीटी का सवाल है, मैंने कल विस्तार से उसके बारे में इसकी चर्चा की है। इंडस वाटर्स ट्रीटी इज इन अबेयंस एंड एज सच I have nothing further to add to the decision that was announced by the Cabinet Committee on Security. जहाँ तक IMF bailout का सवाल है, आपको ज्ञान होगा कि IMF की आज मीटिंग हो रही है। हम वहाँ पे अपना पक्ष रखेंगे और जो हमारा मत है इन चीज़ों को लेके वहाँ पे साझा करेंगे दूसरे मेंबर्स के साथ। ये बोर्ड पे निर्भर है कि वहाँ पे क्या निर्णय होता है। और जहाँ तक जो कार्यवाही हुई है उसका जवाब देने का जो आपने जो प्रश्न उठाया है, जो आज ब्रीफिंग हुई है, जो आपको सूचना मिली है, मैंने भी कहा है कि जो आज सवेरे तड़के सवेरे जो गतिविधियां हुई, भारत ने उनका एक जिम्मेदारानापूर्ण तरीके से और एक पर्याप्त तरीके से उसका जवाब दे दिया है। सिद्धांत। Hi sir, Siddhant from Beyond. Sir, the External Affairs Minister has spoken to many of his counterparts around the world. Yesterday he spoke to the US Secretary of State Marco Rubio. So what were the key areas of conversations during that call? Yes, the minister had a conversation with the US Secretary of State. As you can imagine, the focus of discussions was the terrorist attack in Pahalgam and the response that India mounted after that on the 7th of May.
The Secretary of State shared his thoughts on these developments with the minister. The minister deeply appreciated the US's commitment to work with India in the fight against terrorism, and he also underlined the targeted measures that India had taken in connection with Operation Sindoor. The minister also underlined that India would firmly counter any attempts at escalation from there. But in follow-up to that, as you are aware, there have been a number of other conversations. The minister had a conversation with the UK Foreign Secretary, David Lammy, today. There too, the discussion centered around countering terrorism, for which there must be zero tolerance. And I understand just a short while ago, the External Affairs Minister has also spoken to the Foreign Minister of Norway, Espen Barth Eide, which was also focused on recent developments stemming from the terrorist act in Pahalgam. Sir, Foreign Secretary, thank you for doing this. Shuli Ranjan from Bloomberg. Foreign Secretary, India had struck Bahawalpur the other day, which is also connected with the murder of one of us, journalist Daniel Pearl. If you could give us an understanding of what exactly are the reports that you're getting. You're right. Bahawalpur is the headquarters of the Jaish-e-Mohammed terrorist group that is proscribed by the United Nations. Its leader, Maulana Masood Azhar, is a proscribed individual. It is, you brought up the connection with the tragic death or killing of Daniel Pearl of the Wall Street Journal. The Jaish-e-Mohammed was in some way directly or indirectly responsible for the death of Daniel Pearl. But the real connection is through Ahmed Omar Saeed Sheikh, the British Pakistani jihadi who was held in India but was finally released in 2000, and he was the person who lured Daniel Pearl to his eventually leading to his murder. So these are all obviously connected figures, connected individuals, connected institutions, and the attack on Bahawalpur, on that facility of the Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur is, I would imagine, a fitting part of this unfortunate incident. इधर हमने कुछ बातें विस्तार से ली हैं और वो रवीश कुमार ने इनकी सारी पोल खोली है कि ये किस तरह से अफवाहें फैला रहा है गोदी मीडिया। आपने अभी विदेश सचिव और कर्नल कुरैशी और व्योम कासिम का जो अधिकृत जो बयान है वो भारतीय सेना की तरफ से दर्ज किया, और मैं अब आपको यहाँ भाई रवीश कुमार ने जो कलेक्शन किया है कि किस किस ने पूरी रात लोगों को, भारत की जनता को सोने नहीं दिया और इस तरह की अफवाहें फैलाई, वो हम आपको वो भी सुनवाते हैं। देखिए, सेना की ब्रीफिंग में जो बताया जा रहा है उसी का इंतजार कीजिए और सूत्रों के आधार पर जानकारी साझा न करें। रक्षा मंत्रालय ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सारे मीडिया चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म या कोई भी व्यक्ति रक्षा मामलों से जुड़े ऑपरेशन का लाइव कवरेज ना करें, सेना की गतिविधियों को ना दिखाएं, इससे सेना को नुकसान हो सकता है। आतंक विरोधी कार्रवाई के मामले में कवरेज करते हुए जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद की जाती है। 8 मई की रात जिस तरह से गोदी मीडिया ने झूठी खबरों का प्रसारण किया है, जनता के बीच अफरा तफरी मचाने वाली खबरों का प्रसारण किया है, उसे लेकर हर जगह बात हो रही है कि क्या यही हमारा मीडिया है। जिस तरह से जम्मू पर हमले और कराची पर कब्जा हो गया की खबरों को पेश किया गया, उससे हर तरफ भ्रम फैल गया। एक तरफ भारत पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का जवाब देने में लगा है, लेकिन दूसरी तरफ गोदी मीडिया की झूठी खबरों ने उसकी परेशानी बढ़ा दी है।
तभी रक्षा मंत्रालय को याद दिलाना पड़ा कि सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट ना करें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा है उसका इंतजार करें। इधर देश में यह सब हो रहा है और उधर भारत ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का दुनिया भर में जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत के राजदूत विदेशी चैनलों पर जाने लगे हैं और सभी सवालों के जवाब शालीनता और धीरज के साथ दे रहे हैं। इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं ताकि आप दर्शक देख सकें कि इस वक्त जब पाकिस्तान भारत पर घात लगाने की कोशिश में है, उस समय दुनिया के सामने अपनी बात कैसे रखनी चाहिए। तभी आप समझ पाएंगे कि गोदी चैनलों पर जो झूठ चल रहा है, उन्माद चल रहा है, उससे सूचनाओं को लेकर उनका मजाक उड़ेगा और भारत के राजदूतों को परेशानी हो सकती है। इन सवालों का जवाब देना पड़ सकता है। युद्ध के समय समाचार माध्यमों की विश्वसनीयता ऐसे ही संदेह के दायरे में होती है, लेकिन गोदी चैनलों ने सबसे पहले विश्वसनीयता को ही ध्वस्त कर दिया ताकि किसी को संदेह ना रहे कि खबर सच्ची भी है। उनका बेलगाम होकर झूठ बोलना भारतीय राजदूतों और सरकार के प्रवक्ताओं की मेहनत पर पानी फेर सकता है। कराची पर कब्जा से लेकर आधा पाकिस्तान साफ हो गया। इस तरह की झूठी और अपुष्ट खबरें चलाकर टीआरपी तो बटोरी जा सकती है, लेकिन धारणाओं की जंग नहीं जीती जा सकती। जिस तरह से चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज के साथ सायरन बज रहे हैं, संभव है कि असली सायरन बजने पर जनता कंफ्यूज हो जाए और यकीन ना करे, सोफे पर बैठी रह जाए। इस तस्वीर को 8 मई की शाम विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था। स्काई न्यूज से बातचीत में लंदन में भारत के राजदूत विक्रम दोराईस्वामी ने उसी तस्वीर को दिखाकर बताया कि आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना शामिल हुई है। तथ्यों के साथ वे तर्क कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर दुनिया को दबाव बनाना चाहिए। यह काम दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 30 साल पहले करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। CNN पर अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत के हमले का यही उद्देश्य था कि पहलगाम में जिन्होंने हमला किया उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। जब पूछा गया कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है और क्या यह पाकिस्तानी मुसलमानों और भारतीय हिंदुओं के बीच कोई युद्ध है, तब विनय मोहन क्वात्रा भारत के राजदूत ने साफ साफ कहा कि हमारा युद्ध आतंक के खिलाफ है। भारत का युद्ध आतंकियों और पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ है। उन्होंने यह नहीं कहा कि दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है। दोनों ही राजदूतों ने ऐसा नहीं कहा कि भारत को कराची पर कब्जा करना है या पाकिस्तान की सरकार में तख्ता पलट करनी है। आप सभी सोचिए कि गोदी मीडिया क्या कर रहा है। भारत सरकार की पहले दिन से क्या लाइन है? यही कि हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, हमारी कार्रवाई केवल आतंकी ठिकानों तक सीमित है। भारत ने युद्ध करने की किसी भी भाषा या परिभाषा से खुद को अलग रखा है, लेकिन गोदी मीडिया क्या कर रहा है? भारत की कार्रवाई के बहाने अपनी तरफ से युद्ध में बदल दे रहा है। तो क्या भारत का नुकसान नहीं कर रहा? अगर भारत ने कराची पर कब्जा ही कर लिया है तो इतना बड़ा दावा क्या सरकार नहीं करेगी? अमेरिका से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक कहीं से इस बात को लेकर आवाज नहीं आई और खुद पाकिस्तान रो रहा होता कि भारत ने कब्जा कर लिया है। इतनी झूठी खबरें चली हैं कि उनका कोई हिसाब नहीं। अनंत गोयनका इंडियन एक्सप्रेस के निदेशक हैं। एक अखबार के निदेशक को ट्वीट करना पड़ा कि ऐसे समय पर टीवी नहीं देखना मुश्किल होता है, लेकिन कल रात के बाद मैं जोर देकर यह सुझाव देता हूं, टीवी मत देखिए। उम्मीद है अनंत गोयनका रामनाथ गोयनका पुरस्कार के लिए इन चैनलों से एंट्री स्वीकार नहीं करेंगे, ना मांगेंगे। तो इसी देश के एक बड़े अखबार के निदेशक को कहना पड़ रहा है कि आप टीवी मत देखिए। आपको याद होगा कई साल पहले अदानी पूर्व एनडीटीवी में काम करते हुए मैंने कहा था गोदी मीडिया मत देखिए, देखना बंद कर दीजिए। तब लाखों लोगों ने गोदी चैनलों को देखना छोड़ दिया। जिस वक्त में पत्रकारिता को विश्वसनीय होना था, उसी वक्त में चैनलों की पत्रकारिता का यह हाल है कि एक अखबार के निदेशक को सरेआम कहना पड़ता है टीवी मत देखिए। आखिर कैसे अखबारों में छपा है कि भारत ने कराची तबाह कर दिया,
आधा पाकिस्तान साफ कर दिया, पाकिस्तान में भारत की सेना घुस गई। बात यह है कि इससे लोगों को खुशी हो सकती है, सेना पर गर्व हो सकता है, लेकिन खबर तो सच्ची होनी चाहिए। क्या आप यह चाहते हैं कि सेना को लेकर झूठी खबरें बताई जाएं ताकि आप खुश होते रहें? ये चाहते हैं आप? सेना ने ऐसी खबरों की पुष्टि नहीं की। 9 मई की सुबह सुबह सेना का ट्वीट आया है। इस ट्वीट में पाकिस्तान के किसी भी शहर पर किसी भी प्रकार के हमले की कोई बात नहीं कही गई है। आप पढ़िए सेना ने क्या कहा है। सुबह 7:58 पर सेना ने लिखा, 8 और 9 मई की रात पाकिस्तान की ओर से पूरी पश्चिमी सीमा पर जगह जगह ड्रोन और अन्य उपकरणों से हमला हुआ। एलओसी पर कई जगह पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। ड्रोन हमलों को कामयाबी से रोक दिया गया और उल्लंघनों का उचित जवाब दिया गया है। कितनी शालीन, संयमित और परिपक्व जवाब है भारत की सेना का। भारत की सेना की दुनिया में अपनी एक साख है, उसकी एक गरिमा है। सेना ने यही कहा कि पाकिस्तान हमला करने की कोशिश कर रहा है, उसके हमले को रोकने और जवाब देने की बात है। लेकिन गोदी चैनलों ने सेना को पाकिस्तान में घुसा दिया और शहरों को तबाह करवा दिया। इस झूठ से किसका भला हो रहा है? आप पाकिस्तान से लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं, लेकिन गोदी चैनलों के झूठ से न लड़ सकते हैं न जीत सकते हैं। मैं अपनी असमर्थता स्वीकार करता हूं कि टीवी 9, न्यूज नेशन और जी न्यूज में किसका कवरेज बेस्ट है और किसकी खबर ज्यादा झूठी है, इसका फैसला नहीं कर पा रहा हूं। इतनी झूठी खबरों का सोर्स क्या है? इन चैनलों को कैसे पता चल रहा है कि कराची पर कब्जा हो गया है? इस वक्त यही पता करना मुश्किल हो चला है। मुझसे डिसाइड नहीं हो पा रहा कि जी न्यूज ने न्यूज नेशन को पीछे छोड़ दिया है या न्यूज नेशन ने एंटायर नेशन को पीछे छोड़ दिया है। पता करना चाहिए कि इन चैनलों के दर्शकों के बीच तंबाकू, गुटखा, सुर्ती की खपत कितनी बढ़ गई है। यह सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम ओरिजिनल थंबनेल आपको नहीं दिखा रहे, हो सकता है तीनों चैनलों को बुरा लग जाए, इसलिए उनके थंबनेल पर जो लिखा है उसका संग्रह आपके लिए किया है। उसकी प्रस्तुति बदली है मगर लिखावट, हेडलाइन का टेक्स्ट सेम है। न्यूज नेशन ने एंटायर नेशन को बताया है कि पाकिस्तान के 5 शहर तबाह हो गए और टीवी 9 ने बताया है पाकिस्तान के 25 शहर तबाह हो गए। INS विक्रांत उड़ाया कराची एयरपोर्ट, पाक के 4 फाइटर प्लेन सेना ने गिराया। पाकिस्तान के 5 शहर नक्शे से हुए गायब। भारत के कब्जे में आया POK, डर कर भाग गए शहबाज शरीफ और असीम मुनीर। मैच होने से पहले उड़ा दिया पाकिस्तान का स्टेडियम। टीवी 9 की ये हेडलाइन है, भारत का पलटवार, पाकिस्तान के 25 शहर तबाह। लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट में जबरदस्त हमला। INS विक्रांत ने कराची पोर्ट को किया तबाह। सुबह सुबह पाकिस्तान के 6 शहर पर टूट पड़ी भारतीय सेना। अब जी न्यूज की हेडलाइन देखिए, पाकिस्तान के कई शहरों पर कब्जा, कराची नक्शे से गायब। पाकिस्तान का आर्मी चीफ गिरफ्तार हो गया तख्ता पलट। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, भारत का खौफ, बंकर में छिपे शहबाज, हाफिज, मिली लोकेशन। सुबह सुबह भारत ने उड़ा दिए पाकिस्तान के कई शहर। न्यूज नेशन के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ भाग गए हैं और जी न्यूज के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की लोकेशन मिल गई है। क्या आप तय कर सकते हैं कि किस चैनल को पुरस्कार दिया जाए, जिसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भागने की खबर बताई या जिसने उनके लोकेशन मिलने की खबर बताई? इन 3 चैनलों के थंबनेल से आपको क्या पता चला? यही कि भारत ने कम से कम पाकिस्तान के 5 और अधिकतम 31 शहरों को तबाह कर दिया है। पाक अधिकृत कश्मीर से लेकर कराची तक भारत के कब्जे में आ गया है। जी न्यूज का चयन इसलिए किया क्योंकि हाल ही में फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के बारे में जब सारी खबरें झूठी निकली, CBI ने सबूत न मिलने पर उनके खिलाफ केस बंद कर दिए, तो जी न्यूज के संस्थापक और अब खुद को मेंटोर कहने वाले सुभाष चंद्रा ने रिया से माफी मांगी। इसके बाद भी जी न्यूज ने कोई सुधार नहीं किया। लगता है सुभाष चंद्रा अपना चैनल नहीं देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें एक और माफीनामा लिखना पड़ जाए। 8 मई की रात गोदी चैनलों पर झूठ की बम्बार्डिंग हो गई। ऐसे बम्बास्टिक झूठ बोले गए कि दर्शक परेशान हो गए कि सही खबर क्या है।
हमने आपको 3 चैनलों के थंबनेल के बारे में बताया, लेकिन और मेहनत करेंगे, आप भी करेंगे तो पता चलेगा कि सभी चैनल इस तरह की हरकत करते रहे। आपको यह अंतर समझना होगा कि गोदी मीडिया झूठी खबरें चलाकर, अनाप शनाप दावे कर भारत का भला नहीं कर रहा है। आप भारत के साथ एकजुटता के साथ खड़े रहें, है भी, लेकिन इस गोदी मीडिया के झूठ का साथ कैसे दे सकते हैं? प्रधान का पक्ष इन चैनलों से गायब है और भारत के पक्ष के नाम पर इनके एंकर अपनी अपनी मनगढ़ंत बातें चला रहे हैं। उम्मीद है आप इतनी सी बात समझने की स्थिति में अब भी हैं। यह अभिजीत अय्यर मित्रा हैं, इन्होंने एक्स पर पोस्ट कर दिया कि खुफिया जानकारी के मुताबिक कम से कम 2 रॉकेट गोल्डन टेम्पल की ओर आ रहे थे, जिन्हें गिरा दिया गया। इन बातों से कितनी अफरा तफरी मच सकती है? इस पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने कार्रवाई करने की मांग करते हुए एक लंबा जवाब लिखा है कि सरकार के पक्ष के बिना छापी गई इस झूठी सूचना को हटाइए। सरकार ने अपनी तरफ से उन 15 सैन्य ठिकानों की जानकारी दी है जिन्हें 7 मई की रात निशाना बनाने की कोशिश की गई, मगर इस व्यक्ति ने खास तौर पर इस तरह से जानकारी दी है कि जैसे अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब ही एकमात्र निशाना थे। मौजूदा हालात में इस तरह का दावा बहुत गंभीर और आपत्तिजनक है। सरकार को ऐसी भ्रामक जानकारियों, फेक न्यूज और अफवाहों पर नियंत्रण करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह की झूठी जानकारी फैलाकर जानबूझकर आम जनता में घबराहट और भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। समिति ने मांग की है कि इस मामले में कानून के तहत कार्रवाई की जाए। अपनी तरफ से पीआईबी ने भी ऐसे भ्रामक वीडियो का खंडन किया है जिन्हें अमृतसर का बताया जा रहा था। बताया है कि यह तस्वीर 2024 में जंगलों में लगी आग की है। यही नहीं, इन सब को पता है कि झूठ से जनता में बेचैनी बढ़ रही है, तो अब ये झूठ को ही राष्ट्रीय महत्व की संपत्ति बताने में जुट गए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि सरकार के समर्थक हैंडल से एक्स पर झूठी खबरें फैलाने वाले गोदी मीडिया की तारीफ की जा रही है। ऑल्ट न्यूज के प्रतीक सिन्हा ने ऐसे कुछ हैंडल का उदाहरण दिया है। जयपुर डायलॉग ने लिखा है कि सूचना की जंग में धारणाएं ही युद्ध का मैदान है, झूठी या सच्ची। अगर ऐसी खबर है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती है तो उसे बढ़ा चढ़ाकर बताइए, वायरल कर दें। पाकिस्तान में घबराहट फैलने दें, भारत के नुकसान की सच्ची खबर को भी दबा दीजिए। ये पत्रकारिता नहीं, यह युद्ध है। लिखते हैं साइकोलॉजिकल वारफेयर मैटर्स। हर पोस्ट एक गोली है। अय्यर ने भी इस तरह का ट्वीट कर अब डिलीट कर दिया है। उसमें तो जनाब लिख रहे थे कि जो भी फेक न्यूज को पकड़ रहा है वो पाकिस्तानी है, इस तरह की दलीलें दे रहे थे। भूल गए कि पीआईबी जो सरकार की संस्था है वह भी फेक न्यूज को पकड़ने में लगी हुई है। युद्ध में प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा झूठ नहीं बोला जाना चाहिए कि तुरंत और आसानी से पकड़ में आ जाए। आमतौर पर युद्ध के समय झूठ का प्रोपेगेंडा दुश्मन देश के नागरिकों के लिए चलाया जाता है, लेकिन गोदी चैनलों ने यह प्रयोग कर दिखा दिया कि अपने देश के नागरिकों को भी झूठी खबरों से गुमराह किया जा सकता है। अश्विनी वैष्णव इस वक्त क्यों नहीं देख रहे कि गोदी चैनलों पर झूठी खबरें चल रही हैं? उनके झूठे दावों से सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर को परेशानी हो सकती है। हमले को लेकर तरह तरह के फर्जी दावों से लोगों में बेचैनियां बढ़ रही हैं। आखिर सीमावर्ती जिलों के लोगों को सही सूचनाएं कहां से मिलेंगी? राजस्थान के बाड़मेर जिले के कलेक्टर को ट्वीट करना पड़ा कि एक निजी न्यूज चैनल द्वारा बाड़मेर में मिसाइल अटैक की खबर प्रसारित की जा रही है। इस तरह की कोई घटना घटित नहीं हुई। जिला प्रशासन इसका खंडन करता है। ऐसा करने वाला निजी चैनल कौन था? उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? उसका नाम क्यों नहीं लिया जाता? युद्ध सरकार लड़ती है, सेना लड़ती है। मीडिया का काम माहौल बनाना नहीं होता, बल्कि सही खबरों से माहौल को जिम्मेदार और थामना होता है। यूनियन मुस्लिम लीग के राज्यसभा सांसद अब्दुल वहाब ने संसद में सवाल किया, फेक न्यूज के खिलाफ सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? क्या किसी टीवी चैनल के खिलाफ फेक न्यूज और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए एक्शन लिया गया? इस पर सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने जवाब दिया है कि 2022 से 25 के बीच 4 वर्षों में सरकार ने 94 मामलों में कार्रवाई की है। प्रोग्राम कोड
और एडवर्टाइजिंग कोड का उल्लंघन करने वाले टीवी चैनल्स को सुझाव और चेतावनी दी गई है। माफीनामे भी जारी किए गए हैं और कुछ मामलों में ऑफ एयर करने के आदेश भी दिए गए हैं। इस समय पाकिस्तान की तरफ से जो भी प्रोपेगेंडा चल रहा है उसका जवाब दिया जाना चाहिए, ना कि भारत को लेकर ऐसे ऐसे दावे किए जाएं जिन्हें खुद भारत सरकार स्वीकार करने से पीछे हट जाए। अनंत गोयनका ने उन खबरों की एक पूरी सूची दी है ट्विटर पर जिन्हें उनके पत्रकारों ने पुष्टि की है। हमने इस सूची में जाकर देखा कि किन किन खबरों की पुष्टि की गई है, तो कराची को तबाह करने, पाकिस्तान के 31 शहरों को साफ कर देने जैसी खबरों का जिक्र नहीं मिला। जाहिर है अखबार ने इनकी पुष्टि नहीं की होगी। यह 9 मई के इंडियन एक्सप्रेस का पहला पन्ना देखिए और इसी के साथ आप द हिंदू का भी पहला पन्ना देखिए। जम्मू में ब्लैकआउट की तस्वीर छपी है और खबरों को बेहद शांत और संयमित तरीके से पेश किया गया है। हिंदू में भी सामान्य सी हेडलाइन है। ऐसा इसलिए भी किया गया होगा कि उन्माद ना फैले, अफरा तफरी ना मचे। इस वक्त जनता में घबराहट ना रहे और आश्वस्त रहे जनता। अंग्रेजी के 2 अखबारों में बढ़ा चढ़ाकर दावे नजर नहीं आते, लेकिन इसी के साथ आप हिंदी के अखबार जागरण, भास्कर और उजाला देखिए। जागरण लिखता है पाकिस्तान के 9 शहरों पर जबरदस्त हमला, इस्लामाबाद से लेकर कराची तक। भास्कर लिखता है लाहौर से कराची तक दहलाया। उजाला लिखता है कि पाकिस्तान के 4 लड़ाकू विमान गिराए गए और 30 ड्रोन मिसाइलें मार गिराई गईं। आपको अंग्रेजी और हिंदी के अखबारों में इस अंतर से काफी कुछ पता चलेगा। हम नहीं कह रहे कि अंग्रेजी की पत्रकारिता श्रेष्ठ होती है, लेकिन हम यह भी बताना चाहते हैं कि हिंदी की पत्रकारिता कहीं से प्रेरणा स्रोत नहीं है। भारत की जनता परेशान है कि किस खबर पर विश्वास करे। एंकर जो कह रहा है वो खुद से कह रहा है या उसका कोई आधार भी है। इस समय लाखों करोड़ों लोग टीवी देखने आ रहे हैं और कहीं से उन्हें सही खबर नहीं मिल रही। भारत की सफलता के बारे में वास्तविक और ठोस रूप से बताया जाना चाहिए, लेकिन जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जाती हैं, गोदी मीडिया उससे आगे निकल जाता है। अगर उसे अपनी खबर पर इतना भरोसा है तो फिर इसकी पुष्टि क्यों नहीं होती कि कब्जा कहां हुआ, कराची बंदरगाह कहां और किस तरह तबाह हुआ और पाकिस्तान के कितने शहर तबाह हुए। सरकार क्यों नहीं इन खबरों की पुष्टि कर रही है? किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे दावों की पुष्टि नहीं की गई। 8 मई की रात सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से हमले की इतनी खबरें चलने लगी जिनमें से कईयों का कोई आधार नहीं था, किसी की तरफ से पुष्टि नहीं हो रही थी। एक धमाके की तस्वीर वायरल होने लग गई। दावा किया गया जम्मू एयरफोर्स बेस में हो रहे धमाकों की तस्वीर है। इसका खंडन पीआईबी ने किया। यह लिखा कि यह तस्वीर 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके की तस्वीर है। इसी तरह जम्मू में सेना की टुकड़ी पर हुए फिदाइन हमले की झूठी खबर का भी खंडन किया गया। आपने देखा, मैंने कुछ क्लिप्स रवीश कुमार के यूट्यूब चैनल से ली और मैं फिर इस बात को इस तरह से मैं भी पेश कर रहा हूं कि रात को जो खबरें चली, सवेरे सेना ने खंडन किया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शाम को। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी पत्रकारों ने सवाल किए, उन्होंने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया है, कराची पूरी तरह से आपके कब्जे में आ गया है, या जनरल मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह के सवाल वहाँ क्यों नहीं पूछे जाते? क्योंकि वहाँ उनकी हिम्मत नहीं है और वहाँ इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो उन्हें, मैं समझता हूँ कि भारत सरकार के जो विदेश सचिव हैं वो करारा जवाब भी दे सकते हैं। अभी हमारे देश में बहुत कुछ बाकी है। आपने सारी चीज़ें देखी, हिंदी के अखबार, अंग्रेजी के अखबार, और गोयनका जो अवार्ड देते हैं पत्रकारों के नाम पर, उनके जो मालिक हैं उन्होंने भी पूरी सूची दी है कि इस तरह की फेक न्यूज़ चल रही है। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि टीवी देखना बंद करिए क्योंकि अब भरोसे वाली कोई खबर नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें थी। खैर, आपने भारत सरकार का पक्ष देखा और हमारी तरफ से भी कुछ बातें हमने रखी और भाई रवीश कुमार के ज़रिए हमने आपको सारी चीज़ें कुछ दिखाने की कोशिश की है। खैर, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ये मेरी आपसे अपील है। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव। वीडियो थोड़ा लंबा है, मुझे अफसोस है कि जानकारियाँ बहुत सारी हैं। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं समझता हूँ पूरी जो हमारा जो
उद्देश्य था वो पूरा हुआ कि जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, रात भर भारत देश की जनता को परेशान कर रहे हैं दिखा दिखा करके उल्टी सीधी चीज़ें, उनसे निजात मिलनी चाहिए।